नमस्कार साथियों, एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एस कुमार शर्मा आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ रीट प्री एग्ज़ाम 2022 के बारे में। जहाँ पिछले पेपर में हमने मनोविज्ञान के 30 प्रश्न देखे थे और आज हम रीट 2022 के मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न हैं रीट लेवल 1 यानी बीएसटीसी वालों के लिए वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद थी मुझे कि कल वाला जो आपने पेपर पढ़ा होगा या उसका जो सॉल्यूशन देखा होगा उसमें से काफ़ी अच्छी जानकारी आपने ली होगी और मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं। तो उसी को देखते हुए मैं आगे जो है 2022 वाला सॉल्यूशन करा रहा हूँ। उसके बाद 21, 12 सभी वाले जो पेपर हम करवाएंगे, पर 2022 वाला पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाल ही में हुआ है तो उससे रिलेवेंस थोड़ा ज़्यादा हो पाता है हमारा। तो इस हिसाब से हम पहला प्रश्न देख रहे हैं जो 2022 में पूछा गया। तो 2022 का पहला प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा कथन है जो असत्य है, यानी जिसमें बात गलत कही गई है। तो पहला कथन है कि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय है। ये पहला ही कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक बालक अपने आप में यूनिक हैं, अद्वितीय होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं संसार में हैं, इस कारण हम एक दूसरे से थोड़ा यूनिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपकी स्पेशलिटीज़, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आप में हैं, मेरी क्वालिटी मुझ में है। तो इस प्रकार मैं अपने आप में स्पेशल हूँ, आप अपने लिए स्पेशल हो, तो सब स्पेशल हैं, यूनिक हैं। तो पहला बिंदु गलत है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, धीरे धीरे विकसित होता रहता है, तो ये बात सही है और पूर्णता को भी पा लेता है। तो विकास के क्रम होते हैं जहाँ गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक आप विकास को धीरे धीरे जो है इन्वॉल्व होते हुए बच्चों को देखते हो और वो पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि विकास का एक पहलू है और उस पहलू में यदि कोई समस्या आ जाती है तो वह आगे आने वाली चीज़ों को प्रभावित करेगी। तो ये बात भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक क्रिया है, यानी कि क्रम से होता है। पहले गर्भ अवस्था में विकास होगा तब आप शिशु बन पाओगे, जब शिशु अवस्था में विकास होता है तो आप बाल्य अवस्था में आ पाओगे, जब बाल्य अवस्था का विकास होगा तब आप जो है किशोर अवस्था में आओगे, किशोर अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था जो है वो चली जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है अनुक्रमिक विकास होता है। तो अब आप मुझे बताइए ऑप्शन देखिए कि कौन सा असत्य है। केवल पहला ही ऑप्शन असत्य है, तो इसका आपका आंसर होगा डी वाला, जिसमें दे रखा है कि केवल पहला ए वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि खालिस्तान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध एवं प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ऐसी क्या चीज़ हैं जो यहाँ आपके खालिस्तान में आएगी? तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। यदि आप बाल विकास का जो पहला चैप्टर है बाल विकास वाला, विकास की अवस्थाएं जब उनको पढ़ते हो तो वहाँ आपने वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा होगा कि वृद्धि और विकास क्या है। आप वहाँ पढ़ते हो कि वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन। क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन। कोशिकाओं में वृद्धि होता है, तो ये शारीरिक बदलाव तो वृद्धि के अंदर आ जाएगा, आपने हमें यहाँ देखा है। और विकास का अर्थ ये है कि वृद्धि और मानसिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन सभी विकास के अंदर आ जाते हैं। यानी कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास जिसे हम वृद्धि कहते हैं, दोनों मिला के विकास के अंदर इंक्लूड हैं। यानी विकास एक वृहद अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है जिसके अंदर वृद्धि भी सम्मिलित है, जबकि वृद्धि छोटी अवधारणा है, उसके सामने संकीर्ण अवधारणा है। वृद्धि आजीवन नहीं चलेगी। शरीर की जो कोशिकीय वृद्धि है वह शुरुआत में तेजी से होती हैं, किंतु किशोर अवस्था तक जाकर या प्रौढ़ अवस्था के जाकर वृद्धि तो रुक जाती है अंगों की, किंतु विकास सतत रूप से आजीवन चलता रहता है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा विकास। विकास परिपक्वता जो है विकास की एक उच्च अवस्था होती है, जबकि विकास गर्भ अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है और विकास में अनुभव अवस्थाओं के हिसाब से आते रहते हैं। तो व्यक्ति जिंदगी भर सीखता रहता है, विकास तो निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा विकास, क्योंकि मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन जिसे आप वृद्धि कहते हो, यह जो तीनों हैं वह विकास के अंदर सम्मिलित हैं, इसलिए यहाँ विकास सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है और यह जो है बोर्ड की तरफ से, आरबीएसई यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से इस प्रश्न में बोनस दिया गया है, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं इसमें 2 उत्तर माने गए हैं और 2 उत्तर एक प्रश्न के सही नहीं माने जाते, इसलिए इसमें बोनस दिया गया है। तो आप इसे समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। कल भी मैंने आपको जो बताया था उसी से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो बचपन से संबंधित नहीं है। तो
यहाँ आपको कहा गया है कि अनुकरणीय अवस्था, बचपन में अनुकरण होता है, बात सही है। बचपन में बच्चा सवाल करता है, ये भी बात सही है। बचपन में बालक जो हैं अर्ली चाइल्डहुड हैं, पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 साल जो आपको मैंने कल बताई थी, उसमें कहा था कि बालक अनुकरण करता है, बड़ों से चीज़ें जो हैं इमिटेट करके सीखता है, वो जैसे बोलते हैं वैसे वैसा उनको फॉलो करता है, सवाल करता है। चूँकि जिज्ञासु हैं वो उस अवस्था में तो सवाल करेगा। खिलौनों की आयु है, बात सही है। और इसके अलावा यहाँ इसको लिखना चाहिए था टोली की आयु, पर यहाँ इन्होंने लिखा है प्राक टोली या प्राक टोली आयु, प्री गैंग एज। तो प्री गैंग एज का मतलब यही तो है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। तो यहाँ चारों ऑप्शन ही बचपन के यानी आपके अर्ली चाइल्डहुड से संबंधित हैं। तो आपको यहाँ ये चीज़ समझनी होगी कि प्रश्न जो हैं उस हिसाब से आंसर दें। सारी विशेषताएं बचपन की हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे जो आपको सही नहीं दी गई हैं। टॉय एज, क्या बचपन में बालक खिलौनों से नहीं खेलता, खेलता है, अनुकरण भी करता है, सवाल जवाब भी करता है। और प्राक टोली यानी कि टोली में नहीं रहता है, समूह में नहीं रहता है, टोली से पहले की अवस्था है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ इस प्रश्न में बोनस दिया गया है, क्योंकि या तो उनको देना चाहिए था खेलों की आयु, तब यह डी ऑप्शन यहाँ सही माना जाता, या उनको देना चाहिए था टोली की आयु, समूह में या गैंग में रहने की आयु। तो ए या डी में से सही होना चाहिए था, किंतु यहाँ चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए यह प्रश्न बोनस दिया गया है। प्रश्न क्या है, बचपन की विशेषता नहीं है, सारी विशेषताएं बचपन की हैं। तो ये प्रश्न आपको बोनस दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित हैं? जब आप बाल विकास पढ़ते हैं तो बाल विकास में विकास के बारे में ये कहा जाता है कि विकास क्या है, विकास दो तरीके से होता है। विकास आनुवंशिक चीज़ों से भी प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिक चीज़ों से भी प्रभावित होता है, यानी कि माता पिता से जो गुण प्रकट होते हैं विकास उनसे भी प्रभावित होता है। और विकास सबसे ज़्यादा जिससे प्रभावित होता है वो है वातावरण, यानी विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का बराबर योगदान है। दोनों का बराबर नहीं, मतलब दोनों का अपना अपना योगदान है। आनुवंशिक योगदान भी है और वातावरण का भी है। ज़्यादा महत्व वातावरण का होता है, क्योंकि विकास जब हो रहा होता है तो आप वातावरण यदि सही मिला तो आपका विकास सही अवस्था और सही दिशा में होता है। तो इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण। ये सीधी सी बात है। प्रकृति का मतलब यहाँ है आपके आनुवंशिक, यानी कि माता पिता से लिया गया है। पोषण का मतलब पालने वाले से, यानी कि पैदा करने वाला वो प्रकृति है, आनुवंशिक गुणों को दर्शा रहा है। पोषण यानी पालन पोषण करने वाला वो वातावरण में है, यानी कि लालन पालन करने वाला और जन्म देने वाला। तो जन्म से संबंधित बात आनुवंशिकी में आती है और पालने और पोषण से संबंधित जो बात है वह वातावरण से ली गई हैं। तो ये आनुवंशिक और वातावरण का आपके प्रश्न था जो हमने सही माना और सही किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? अब मैं यहाँ आपको बुद्धि के कई सारे प्रश्न बताऊंगा। एक समझदार स्टूडेंट वो हैं जो चीज़ों को नोट करता चले कि सर ने क्या बोला है। तो प्रश्न ये है कि प्रतिभाशाली बालक, टैलेंटेड जो चाइल्ड हैं उसकी जो आईक्यू लेवल है वो कितनी होती है? तो आपको यहाँ समझना है कि आपके टर्मन वो पहले मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने आज का जो आईक्यू लेवल का सूत्र है वो दिया है। और इस आईक्यू लेवल के सूत्र के हिसाब से उन्होंने कई सारे बच्चों के आईक्यू लेवल बताए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बालक जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस या 140 है वो कहलाएगा आपके प्रतिभाशाली बालक। और ऐसा बालक जिसका आईक्यू लेवल 110 से 130 के बीच में है वो कहलाता है आपके बुद्धिमान इंटेलिजेंट बालक। और ऐसा बालक जिसका आईक्यू लेवल 89 से लेके 110 तक है या 109 तक है उसे कहा जाता है सामान्य या औसत बालक। जिसका आईक्यू लेवल 25 से लेकर 70 के बीच में होता है वो जड़ बुद्धि, वह मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। और जिसका 25 से भी कम आईक्यू है, 25 से भी कम है, वह जड़ बुद्धि कहलाता है। और जो 89 से कम और 70 से अधिक हैं, जो 70 से अधिक और 89 से कम हैं वह औसत से कम बुद्धि का बालक कहलाता है। वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसा बालक जो 140 वाला आईक्यू है वो तो प्रतिभाशाली हैं, जो 110 से 130 हैं वो बुद्धिमान, जो 89 से 110 के बीच में है वो आपका कहलाएगा क्या नाम है? सामान्य बालक।
और जो 70 से 89 के बीच में हैं वह औसत से कम बालक हैं या मंगोलिज्म बालक हैं, इनको मंद बुद्धि या मंगोलिज्म बालक कहा जाता है। और जो 25 से 70 के बीच में हैं वह मूर्ख बालक कहलाते हैं। और जो 25 से भी कम आईक्यू लेवल वाले होते हैं उनको कहा जाता है जड़ बुद्धि। तो यहाँ सभी आईक्यू हमने बता दी हैं। यदि अगले वर्ष या इस साल आपके इनमें से कोई प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बात की है कि आपके आईक्यू लेवल के हिसाब से कौन सा सही माना जाएगा। और यहाँ आपको बुद्धि लब्धि 140 प्लस वाला दिखे या 140 दिखे वो प्रतिभाशाली बालकों की हैं। तो यहाँ मैं आपको और प्रश्न बता देता हूँ। सर्वप्रथम जो मानसिक परीक्षण शब्द हैं, मानसिक परीक्षण लिख लेना आप इसे साथ में कि मानसिक परीक्षण जो शब्द हैं वह किसने दिया। तो मानसिक परीक्षण शब्द जिसने दिया उनका नाम है आरबी केटल। क्या नाम है? आरबी केटल। और आरबी केटल ने यह मानसिक परीक्षण शब्द दिया है या मानसिक परीक्षण दिया है 1890 ईस्वी। कब दिया है? 1890 ईस्वी। इसके अलावा दूसरा आपके हैं मानसिक आयु शब्द, मेंटल एज शब्द। तो मानसिक आयु जो शब्द दिया है वह आपके 1908 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1908 में। और ये दिया है आपके अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। तो ये हमने बात की कि मानसिक परीक्षण शब्द तो दिया है आपके आरबी केटल ने और मानसिक आयु शब्द दिया है अल्फ्रेड बिने ने। तो फिर आगे जो प्रश्न आएंगे बुद्धि के हम उनमें आपको आगे वाली चीज़ बता देंगे। तो इस प्रश्न के कई सारे आपको मैंने प्रश्न बता दिए हैं इससे रिलेटेड कि जो जो पूछे जा सकते हैं वो आपको पता हो। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 6 कि स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने के लिए स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्यों? इसका क्या फ़ायदा है स्कूलों में ऐसा रखने से? प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाए, ऐसा नहीं है। अंतर कम करना है, ऐसा भी नहीं है। छात्र छात्राओं की क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं जानना है, जानना है, क्यों नहीं जानना है? समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि वो सीख पा रहा है और या नहीं सीख पा रहा है, तो क्यों नहीं सीख पा रहा है? ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण है। सब बालक एक जैसे नहीं हैं, किसी में सीखने में कोई समर्थ है तो कोई नहीं होगा। तो ये हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ध्यान से रखने से पता लग जाएगी। अब अगला प्रश्न है कि एक 16 साल का बच्चा है और उसका आईक्यू लेवल है 75, तो उसकी मानसिक आयु कितनी है? तो टर्मन के ही सूत्र से हम चीज़ों को यहाँ देखेंगे। हमारे टर्मन जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने आईक्यू निकालने का फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला क्या है? वो कहते हैं कि मानसिक आयु मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु, जब इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ से आईक्यू मानसिक जो मतलब आपके मेंटल ये जो आपका बुद्धि लब्धि है आईक्यू जो है वो निकल के आता है। तो इसको निकालते हैं। आपके आईक्यू दे रखा है 75, आपसे पूछ रहा है मेंटल एज। क्या पूछ रहा है? मेंटल एज, वो आपको निकालनी है। और आपको दे रखी है 16 साल यहाँ पे आयु और इसको गुणा करेंगे 100 से। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे 25 से काटोगे 75 को, 25 तिया 75 और 75 को काटो 100 को काटेंगे 25 से 4 बार, 4 से 16 को काटेंगे 4 बार, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, यानी कि आपकी जो बालक है उसकी मानसिक आयु आएगी 12 वर्ष। जो ऑप्शन कौन से में दिया गया है? जो ऑप्शन आपके डी में दिया गया है कि 16 साल का बालक है और उसकी बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कैसे निकालें? तो वापस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है, और जो यदि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ से प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है? आपका आईक्यू लेवल है तो 75 इधर रखेंगे, मानसिक आयु आपको निकालनी है तो वो ऊपर रखेंगे, बटे में रखेंगे हम वास्तविक आयु जो कितनी है 16 है इंटू 100। अब इधर 25 से काटते हैं 75 को 3 बार, इधर 25 से काटते हैं 100 को 4 बार, 4 से 16 को काटेंगे 4 चौके 16 4 बार, और चूँकि बटा वाली चीज़ें ऊपर जाएगी तो गुणा में जाएगी, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो आपकी यहाँ मानसिक आयु कितनी निकल के आ जाएगी? 12 वर्ष। तो ये हमारे जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति निश्चित कार्य योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। तो एक शब्द यहाँ दिया गया है वो है आपका प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श का बुद्धि के अंदर एक सिद्धांत है, प्रतिदर्श सिद्धांत, नमूना सिद्धांत, या इसे हम कहते हैं प्रतिमान का सिद्धांत, या इसे हम कहते हैं वर्ग घटक का सिद्धांत। मैंने जो शब्द बोले हैं याद रखना, प्रतिदर्श सिद्धांत,
नमूना सिद्धांत, प्रतिमान सिद्धांत या वर्ग घटक सिद्धांत? ये दिया है आपका जी थॉमसन ने। किसने दिया है? जी थॉमसन ने। तो प्रतिदर्श कहे, प्रतिदर्श को हम प्रतिमान कहे, या इसे हम कहें नमूना, या इसे हम कहें वर्ग घटक, ये चारों एक ही शब्द हैं और चारों का जो सिद्धांत है वो दिया है जी थॉमसन ने। किसने दिया है? जी थॉमसन ने। अगला आपके सामने प्रश्न है कि कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? अब आपको व्यक्तित्व जो पढ़ाया जाएगा, पर्सनालिटी, उसके अंदर दो प्रकार की विधियां, वैसे तीन प्रकार की है पर आपको दो प्रकार की विधियां याद रखनी हैं। एक होती है प्रक्षेपी विधियां और होती हैं अप्रक्षेपी विधियां। तो प्रक्षेपी विधियों में आपके एक तो हैं कथानक, कथानक का मतलब यहाँ पे हैं आपके प्रासंगिक अंतर्बोध विधि, प्रासंगिक इसको कहा जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध विधि या अंतर्बोध परीक्षण। इसके अलावा है आपके रोसार का स्याही धब्बा परीक्षण, रोसार का स्याही, इसको हटा के सही से लिख देते हैं। अगला है रोसर का स्याही धब्बा परीक्षण। कौन सा है? स्याही धब्बा परीक्षण। वो भी आपके किस में आता है? वो आता है आपके प्रक्षेपी में। तो हम प्रक्षेपी की बात कर रहे हैं, इसका तो आंसर हो जाएगा आपके कथानक वाला। इस कथानक को हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। अगला परीक्षण है आपके रोसार स्याही धब्बा परीक्षण। फिर अगला है बाल अंतर्बोध परीक्षण और अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण। फिर एक है आपके ड्रॉ अ मेन परीक्षण। तो ये जितने भी परीक्षणों के मैंने नाम लिए हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ड्रॉ अ मेन परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक या कथानक परीक्षण, ये सभी प्रक्षेपी परीक्षण हैं। किस प्रकार की विधि हैं? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। अब इसके अलावा हम अगर अप्रक्षेपी विधियों की बात करें तो मैं आपको समझा देता हूं कि वो कौन कौन सी हैं। तो ये हमने इस प्रश्न का जवाब तो देख लिया है कि प्रक्षेपी हैं, तो इसका आंसर तो ये डी वाला होगा। अब अप्रक्षेपी में कौन कौन सा आता है? तो अप्रक्षेपी में एक तो आता है निर्धारण मापनी, साक्षात्कार, अवलोकन। इन तीन के अलावा आपको लिखना है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली है। एक आपके हैं समाज मिति, समाज मिति विधि। एक आपके हैं व्यक्ति इतिहास विधि या व्यक्ति इतिहास। तो ये 4-5 विधियां हैं आपके अप्रक्षेपी विधियां। निर्धारण मापनी, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, समाजमिति, व्यक्ति इतिहास। इनके अलावा कथानक वाला, बाल अंतर्बोध, वाक्य पूर्ति, ड्रॉ अ मेन और रोसार का स्याही धब्बा परीक्षण, ये सभी आपके प्रक्षेपी विधियां हैं। तो आपको मैंने समझा दिया है कि कौन सी प्रक्षेपी हैं, कौन सी अप्रक्षेपी हैं, इनको आप नोट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो आप सृजनात्मकता टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको चिंतन का एक प्रकार पढ़ाया जाएगा कि प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन जबकि अपसारी चिंतन पाया जाता है सृजनात्मक बालकों में। फिर अगला आपके सामने प्रश्न है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देगी, जिससे समायोजन जो है बढ़ जाता है? क्या तीव्र चिंता करने से समायोजन बढ़ेगा? नहीं। बीमारी के डर से बढ़ेगा? नहीं। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोचना उससे बढ़ेगा? नहीं। यहाँ है विक्षिप्त भय, भय से दूर होना, चिंताओं से मुक्ति पाना ही समायोजन को बढ़ावा दे सकता है। तो ये आपकी पॉजिटिव बात है और ये सही हो चुकी हैं। अगला हम देखते हैं एक प्रतिभाशाली जो बालक है उसका क्या क्या लक्षण है। प्रतिभाशाली बालक है तो प्रतिभाशाली बालक में अभिव्यक्ति में नव्यता, उसके बोलने में, उसके अपने आप को रिप्रेजेंट करने में नव्यता होती है, नोवेल्टी पाई जाती है, बात सही है। जिज्ञासा होगी, बात सही है। वार्तालाप प्रियता, तो वार्तालाप प्रियता नहीं है, वार्तालाप प्रिय तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अति सक्रियता ये भी नहीं है, तो ये दोनों बातें नहीं होगी। तो जो आपके इस ऑप्शन के हिसाब से मानी जाए, हालांकि वार्तालाप प्रियता भी हो सकती है, बट यहाँ आपके चूंकि दो के ऑप्शन हैं तो पहला और दूसरा ये बिल्कुल सही मान बैठ जाता है। तो आपके पहला और दूसरा कहाँ है? यहाँ ये वाले बी ऑप्शन में। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में नव्यता ये आपके प्रतिभाशाली बालक के सबसे प्रमुख गुण हैं। हालांकि वार्तालाप प्रियता हैं, किंतु यहाँ ऑप्शन में तीसरा सही नहीं माना गया है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ बी ऑप्शन सही मान रहे हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है ये वाला, जहाँ IQ बराबर होता है MA, इसको कहेंगे, इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूं तो IQ बराबर हो जाएगा MA यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यानी कालक्रम के अनुसार आयु जो है CA इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला तो दिया है टर्मन ने 1916 में। कब दिया है? टर्मन ने 1916 में। किंतु टर्मन से भी पहले, सबसे पहले बुद्धि का सूत्र जिन्होंने दिया उनका नाम है विलियम स्टर्न। तो विलियम स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि का पहला फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला क्या था? उन्होंने कहा कि बुद्धि लब्धि IQ बराबर होता है MA बटे CA। उन्होंने इंटू 100 नहीं लिखा था,
तो टर्मन के सूत्र और स्टर्न के सूत्र में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्टर्न का सबसे पहला फॉर्मूला था जो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए दिया गया, उसमें कहा गया था कि मानसिक आयु को यदि हम वास्तविक आयु से भाग दे देंगे तो हमारा बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगा। किंतु बाद में जब टर्मन ने इसे सही किया तो उन्होंने इंटू 100 भी यानी 100 से गुणा करके इसको सही किया था। तो वर्तमान जो फॉर्मूला है इंटू 100 लगा जो हो वो तो टर्मन का है 1916 वाला, जबकि विलियम स्टर्न का फॉर्मूला 1912 में दिया गया है। तो ये हमने आपको बात बता दी है, दोनों आपको याद रखना है। अगला आपके सामने प्रश्न है, रवि का बुद्धि परीक्षण किया गया और ये बताता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमत्ता के बीच में आता है, यानी कि 89 से लेकर 110 या उसके आसपास तक का आता है। हालांकि अब उसे दिक्कत होती है पढ़ने में, वर्तनी संबंधित सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में पढ़ने में उससे उसके ग्रेड कम आ रहे हैं उन सब्जेक्टों में, और गणित में उसके कोई ग्रेड कम नहीं आ रही, गणित पढ़ने में वो अच्छा है। तो बताइए उसमें किसकी अधिक संभावना है, किस चीज़ की संभावना दिखे? तो अगर उसको गणित में दिक्कत नहीं आ रही है तो उसे डिसकैलकुलिया तो नहीं है, यानी कि गणित संबंधी विकार तो गणना संबंधी विकार नहीं है। डिसग्राफिया भी नहीं है, उसका लेखन कौशल अच्छा है तो ये वाला भी नहीं आ सकता। डिसफेजिया भी नहीं है, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो पठन और वाचन संबंधित जो बीमारी है उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया, पठन संबंधी और वाचन कौशल संबंधित बीमारी। तो पठन संबंधित बीमारी आपकी हो जाएगी डिसलेक्सिया, हमने आपको यहाँ अच्छे से समझा दिया है। अगला प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह सीखने यानी अधिगम की परिभाषा है उत्तरोत्तर, बार बार उतरना चढ़ना, उतार चढ़ाव होता है, सीखना होता है। तो ये आपके स्किनर ने की है, बीएफ स्किनर की परिभाषा है कि सीखना या अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा 2 की एक बालिका है जिसका नाम है सृष्टि, उसको उसके अध्यापिका ने मूल गणित के बारे में पढ़ाया है, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में उसको पढ़ाया। अगले दिन वो बाजार गई और बाजार में उसने सामान खरीदे। सामान खरीदने के बाद दुकानदार ने जो हिसाब किया उसमें उसने योग करने की गलती कर दी, यानी जोड़ने में कुछ गलती कर दी। तो वो जोड़ वाली गलती को उसने चिन्हित करवाया है, सृष्टि ने उसको सही करवाया कि ये गलत किया आपने, सही नहीं जोड़ा। तो ये अधिगम कौन सा प्रकार का अधिगम है? आपने कल सीखा और आज उसको अप्लाई किया, तो ये सकारात्मक अधिगम है, नकारात्मक नहीं हो सकता, द्विपक्षीय भी नहीं है, तो शून्य भी नहीं है। तो कौन सा अधिगम है आपके? सकारात्मक अधिगम के आप स्थानांतरण पढ़ोगे तो वहाँ आपको कई अलग अलग प्रकार पढ़ाए गए हैं। उन प्रकारों में से सकारात्मक अधिगम ये होता है कि पढ़ा हुआ तुरंत रूप से काम आए तो सकारात्मक, और पढ़ा हुआ उस परिस्थिति में काम नहीं आए तो फिर नकारात्मक होगा। तो ये पढ़ा हुआ काम आ रहा है या जो प्रयोग किया गया है वो काम में आ रहा है तो सकारात्मक स्थानांतरण वाला अधिगम होगा। अगला आपके सामने प्रश्न है कि एक व्यक्ति में एक टाइम पे दो विपरीत इच्छाएं हैं, वो किसी एक पे नहीं टिका हुआ, उसके मन में एक टाइम पे दो विपरीत इच्छाएं हैं। तो ये प्रश्न कई बार आपकी रीट के एग्जाम में आ चुका है। तो ये इसका सिंपल सा आंसर होता है कि कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व की स्थिति में दो दो इच्छाएं या दो दो चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, वो किसी एक चीज़ पे अडिग नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ भी नहीं करना है, अधिगम के सभी सिद्धांतों के उपनाम पढ़ लेने हैं, जिससे आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है इसका आंसर तो होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब मैं ये बता देता हूँ कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसे हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या इसे हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत आपके दिया है स्किनर ने। किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने। उन्होंने प्रयोग किस पे किया? तो उन्होंने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया है। किस पे प्रयोग किया है? चूहा और कबूतर, इन दोनों जानवरों पे प्रयोग किसने किया है? स्किनर ने किया है। और उनका सिद्धांत कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन या आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है यह आपके दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया है। और थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पे किए हैं? बिल्ली पे किए हैं। किस पे किए हैं? बिल्ली वाला प्रयोग किया है, जिसमें 3 मुख्य सिद्धांत और 5 गौण नियम दिए हैं। अगला आपके हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। ये दिया है पावलोव ने। किसने दिया है? पावलोव ने। और पावलोव ने अपने प्रयोग किस पे किए? वो किए हैं कुत्ते पे। किस पे किए हैं? कुत्ते की लार पे।
अगला आपके हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ये कोलर वगैरह यानी गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें आपकी चिंपैंजी पे प्रयोग किया गया है। ये आपको मैंने सारे सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी है कि किसने किस पे प्रयोग किया है और ये सिद्धांत किसने दिया है। अगला आपके सामने प्रश्न है कि आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाने वाला कौन सा जो है उदाहरण है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही हैं, तो वो अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर रही हैं, तो आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए नहीं है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य करने से बाद वो टीवी देखेगी, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा ऐसी चीज़ों के लिए हो ही नहीं सकती। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती हैं, तो वो उपहार के स्वरूप बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिसमें कहा गया है कि मेगा अपना परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है। अब विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता है खुद को प्रोजेक्ट कार्य के लिए, तो वो नई जानकारी प्राप्त कर रही हैं, तो नई जानकारी प्राप्त कर रही हैं, खुद से कर रही है मोटिवेट होके, तो आंतरिक अभिप्रेरित हैं। जब भी हम किसी समस्या के समाधान के लिए स्वप्रेरित होते हैं या आंतरिक अभिप्रेरित होते हैं, तो नई जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला आपके सामने प्रश्न है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अधिगम का, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। तो थोंडोइक ने दिया, अभी आप हमने देखा था, कोलर वाला देखा था, सूझ अंतर्दृष्टि वाला, स्किनर वाला देखा था आपके, अभी हमने शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन या जिसे हम सक्रिय अनुबंधन कह रहे थे, तो कौन सा नहीं है इनमें से, तो बीएस ब्लूम का नहीं है। तो बीएस ब्लूम ने किससे संबंधित सिद्धांत नहीं दिए हैं, अधिगम से संबंधित बात इन्होंने नहीं की, सिद्धांत नहीं दिए हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 21वां कि बार बार बच्चों को सजा देने से बचने या इनाम पाने की के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना, ये जो है इससे क्या होता है। जब हम बच्चों को सजा देने से बचने के लिए कहेंगे कि आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए, आपको इनाम पाना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ऐसा कहेंगे बार बार, तो इससे क्या होगा, तो ये बाहरी प्रेरणा को कम करता है, नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, तो नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन का तो यहाँ और बाहरी प्रेरणा को कम करने की तो बात होगी ही नहीं। अगर बाह्य प्रेरणा कम होगी तो आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी, वो बात सही है, तो दोनों चीज़ें यहाँ नहीं होगी। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान देना चाहिए, ये भी नहीं है। इसका सही से आंसर होगा डी वाला, जिसमें कहा गया है कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम कर देता है। नेचुरली वह उस चीज़ के प्रति जिज्ञासु हो सकता था, पर आपने उसकी जिज्ञासा ही खत्म कर दी। वह खुद से भी चीज़ों को सीख सकता था नेचुरल होके, किंतु आपने लालच दे दिया है कि आपको इनाम पाना है, इनाम दे देंगे तो आपको ये पढ़ना ही होगा, ये करना होगा, तो वो इनाम के लिए वो चीज़ें कर रहा है, वो अपने मन से या नेचुरल होके वो चीज़ नहीं कर पा रहा है। अगला आपके सामने प्रश्न है, आरटीई अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के हिसाब से एक सप्ताह में शिक्षक कितने घंटे काम करता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो मतलब फैक्ट बेस हैं, तथ्य आधारित हैं, तो 45 घंटे वो काम करेगा, ये आपके उसमें बताया गया है। आगे हम बात करते हैं कि कौन सा एक उत्तम परीक्षण की या एक उत्तम टेस्ट जो पेपर लिया जाए उसकी विशेषता से अलग है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी जो है पेपर के लिए होना चाहिए। यदि विश्वसनीयता पेपर में खत्म होगी तो पेपर किसी जो है उद्देश्य से नहीं बनाया जाएगा। वैधता, जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा है उसी से संबंधित बातें हो। वस्तुनिष्ठता, एक ही उत्तर रहे, बार बार जांच करने पे भी चीज़ें अलग ना हो। केवल अभिक्षमता, एप्टीट्यूड का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर पेपर बनाने में अभिक्षमता का, एप्टीट्यूड का फर्क आ रहा है तो फिर वो चीज़ जो है सबके लिए नहीं होगी, और जो सबके लिए नहीं है वह उत्तम परीक्षण भी नहीं होता है। अगला आपके प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो बच्चे के आधारित पाठ्यक्रम है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बच्चा ही है, उससे संबंधित ही बातें की जाएगी। तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न आपके यहाँ दिया गया है। फिर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि एक चिंतनशील शिक्षक हैं तो कक्षा कक्ष में कैसी कंडीशन उत्पन्न करेगा जिससे कि छात्र क्या हो सके। तो चिंतनशील शिक्षक है, तो जब चिंतनशील शिक्षक है तो क्या वो लेक्चर सुनने के लिए प्रेरित करेगा, नहीं। आपको नोट्स बनाने के लिए प्रेरित करेगा, नहीं। अनुशासन तो दूसरी तरीके से भी बनाया जा सकता है, तो ये बात भी गलत है। तो ये बात है कि एक चिंतनशील शिक्षक है तो वह स्टूडेंट और अपने बीच में अंतःक्रिया को बढ़ावा देगा, जिससे बालक प्रश्न पूछ पाए, वो उनका जवाब दे पाए, तो बालक को स्थायी अधिगम की यानी स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। फिर अगला आपके सामने प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान कल वाले पेपर में मैंने आपको समझाया था
कि लोकल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर समस्याओं के समाधान से संबंधित हैं। तो यहाँ देखिए कि कौन से ऑप्शन में समस्या का समाधान बताया गया है। तो ये आपके सी ऑप्शन में कहा गया है कि ये एक ऐसा शोध होता है, रिसर्च होती है जो तत्काल समस्या का हल करता है। तो ये बात सही है। यहाँ विद्यालय स्तर पर समस्याओं का समाधान तत्काल रूप से किया जाता है वहाँ के शिक्षक, प्रधानाचार्य या अन्य कर्मचारियों के द्वारा। अगला आपके सामने प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के हिसाब से शिक्षक की भूमिका क्या होती है विद्यालय में? तो शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है, फैसिलिटेटर बनने की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके बी वाला। अगला है, मूल्यांकन क्यों करवाया जाता है? तो ये 2011 वाला प्रश्न जो मैंने आपको कल करवाया था, हूबहू वही प्रश्न है। उसमें भी डी ही आपका सही आंसर था और इसमें भी डी सही है। मूल्यांकन कराने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें जो कमज़ोर छात्र हैं और प्रतिभाशाली उनको छांटना ही नहीं है, उन बच्चों की पहचान करनी जिनको उपचारात्मक शिक्षण देना ही नहीं है और सीखने की कठिनाई समस्या को निदान करना है। ये भी इसका मतलब मूल उद्देश्य तो नहीं है, एक उद्देश्य का हिस्सा है। तो ये आपका सही होगा कि हमें ये प्रतिपुष्टि प्रदान करनी है, फीडबैक ले लेना है कि हम जो प्रोडक्टिव लाइफ है बच्चे की, उसके लिए उसको वही शिक्षा दे पाए या नहीं दे पाए। तो ये इसका सही आंसर होगा 2011 वाला प्रश्न। और ये प्रश्न एज इट इज हैं, कुछ शब्दों को घुमाया गया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें कि क्या शब्द आपको दिया गया है। अगला आपके सामने प्रश्न है और प्रश्न ये है कि आपको 4 ऑप्शन मिलान करने हैं। कहा गया है कि एक विकास का सिद्धांत है और दूसरी तरफ उसके वर्णन करने को बताया गया है। तो आपके सामने है कि समीप दूराभिमुख दिशा, यानी विकास का सिद्धांत है कि समीप से दूर की ओर, यानी आपके शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो वृद्धि होती है वह सिद्धांत है आपका समीप दूराभिमुख दिशा। इसमें आ जाएगा आपके ए में डी वाला। तो ए में डी कौन कौन से ऑप्शन में है? एक तो डी वाले में है और एक वाले में है, यानी ये दोनों तो बी और सी आपके आंसर नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं, सिर पदाभिमुख दिशा। सिर पदाभिमुख दिशा इसको बोलते हैं सिपेलोकोडल, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास होगा। अब ये ऑप्शन देखिए, सिर से पैर की ओर, ये वाला दे रखा आपको ए में, यानी दूसरे में ए आएगा, तो दूसरे में ए ये वाला। तो आपके जो आंसर हैं वो ये वाला है, ए वाला, जिसमें कहा गया है कि समीप दूराभिमुख, यानी कि केंद्र से दूर की ओर, यानी शरीर से मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि होती है। तो बात सही है ये वाला। और सिर पदाभिमुख की बात कराए तो सिर से पैर की ओर विकास होता है, ये बात भी सही है। अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, दो व्यक्तियों के बीच की भिन्नताएं, विभिन्न बच्चों की भिन्नताएं होगी। और अंतरा व्यक्ति की बात करें तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसकी तुलनात्मक रूप से उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ इसका सही आंसर ही आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, विकास का क्रम क्या होता है? विकास किस हिसाब से चलता है? जब हम शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो शिक्षण विधियों के लिए विशिष्ट से सामान्य मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग विशिष्ट से सामान्य होना चाहिए, यानी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते समय या शिक्षण पढ़ाते या शिक्षण कार्य करते समय हमेशा उदाहरण पहले दिए जाते हैं और सामान्य यानी नियम बाद में बनाए जाते हैं। जबकि यहाँ उल्टा होता है, विकास हमेशा सामान्य होता है। हम धीरे धीरे पहले तो हलचल स्टार्ट करते हैं, जैसे बालक का जो है विकास पहले सामान्य रूप से होता है, फिर वो विशिष्ट कार्य करने लग जाता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जनरल टू स्पेसिफिक होता है विकास। याद रखें, विकास सामान्य से विशिष्ट, जबकि शिक्षण विधियों का जो प्रयोग होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है। तो दोनों बातें हमने आपको समझा दी हैं। अगला प्रश्न, तो ये 30 प्रश्न हो चुके हैं। कल हम 2012 वाले पेपर के बारे में बात करेंगे। तो आपको आज के 30 प्रश्न कैसे लगे, समझ में आए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है हमें कल की क्लास के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आप उसे दोबारा पढ़ें और जैसा हमने आपको समझाया है वो आप बातें नोट जरूर करें।